Assalamu alaikum. I am Dr. Ayesha Farhat and I am working in Ministry of Health, Saudi Arabia. मेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जो मेरा आज का टॉपिक है वो है एजोस्पर्मिया। इसका मतलब है कि सीमन में जो नंबर ऑफ स्पर्म हैं वो है ज़ीरो और यू कैन से नील स्पर्म। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो किसी भी मेल के लिए इंतहाई स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकती है। आप इसे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी कह सकते हैं कि जब वो अपनी ये रिपोर्ट कलेक्ट करते हैं और उनको इस तरह का जो है वो रिज़ल्ट देखने को मिलता है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर खुदा न खास्ता आपकी रिपोर्ट में कुछ इस तरह का लिखा हुआ रिज़ल्ट आ गया है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए कि सबसे पहले तो एक सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट पे जो डायग्नोसिस है वो बेस नहीं करती। एंड द सेकेंड रीज़न इज़ दिस कि एजोस्पर्मिया की भी फर्दर जो हैं वो 2 टाइप्स होती हैं। जो फर्स्ट टाइप है उसे कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, जिसका मतलब है कि आपके टेस्टिस में जो स्पर्म्स हैं वो तो बन रहे हैं लेकिन ये कि उनका जो पैसेज है फॉर एजैकुलेशन कुछ इस तरह की ब्लॉकेज है, कोई रुकावट है कि वो सीमन में आ नहीं रहे हैं। एंड सेकेंड टाइप को कहते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, जिसका मतलब है कि जो स्पर्म्स हैं वो बॉडी में बन ही नहीं रहे हैं। ये एक्चुअली एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, लेकिन इसके लिए भी एक अच्छी एवेल्युएशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस ये एक प्रोसेस है जिसमें जो स्पर्म हैं उनकी ग्रोथ होती है, वो मैच्योर होते हैं एंड रेडी फॉर द एजैकुलेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया पे कि इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप मेरी वीडियो देखें ऑन मेल इनफर्टिलिटी, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही डिटेल के साथ जो है 3 लेवल्स जो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं उन्हें ख़ासी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है। एनीवेज़ शॉर्टली मैं आपको थोड़ा सा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बता दूं कि जो स्पर्म फॉर्मेशन टेस्टिस में होती है इसका जो स्टार्ट है वो ब्रेन से होता है, यानी फर्स्ट स्टेप जो है वो ब्रेन में है और उसके अंदर ख़ास तौर पे एक ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। वो 2 हार्मोन जो है वो सिक्रीट करता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, FSH एंड LH हार्मोन। ये दोनों हार्मोन जो हैं ये टेस्टिस में आते हैं जहाँ पे स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ स्पर्म। अब FSH हार्मोन जो होता है वो स्पर्म की ग्रोथ को जो है वो ज़्यादा करता है, स्टिमुलेट करता है, और जो LH हार्मोन होता है वो इस तरह के सेल्स पे एक्ट करता है जहाँ से टेस्टोस्टेरोन पैदा होता है और ये हार्मोन जो है वो फर्दर जो स्पर्म का मैच्योर होने का जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट करता है। अब कॉमन सेंस की बात है कि अगर इसमें किसी भी किस्म की कोई गड़बड़ हो जाती है, कोई रुकावट हो जाती है, पिट्यूटरी में किसी किस्म के कोई मसले हो जाते हैं सर्जरी से, थेरेपी से, किसी ट्रॉमा से, और वहाँ से ये हार्मोन जो हैं वो प्रॉपरली सिक्रीट नहीं हो पाते, तो होता क्या है कि स्पर्म फॉर्मेशन जो है वो नहीं होती है और एज ए रिज़ल्ट एजोस्पर्मिया हो जाता है। अब ये जो हार्मोनल पाथवे है ये एक बिल्कुल मज़ेदार स्टोरी की तरह है। होता क्या है कि जब स्पर्म की फॉर्मेशन पूरी तरह कंप्लीट हो जाती है तो ऑटोमेटिकली सिग्नल्स जो हैं वो ब्रेन को जाते हैं और ब्रेन जो होता है इन हार्मोन्स को जो है वो स्टॉप कर देता है। ये तो होता है एक नॉर्मल मैकेनिज़्म। अब गड़बड़ क्या होती है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि या तो हार्मोन्स ही प्रॉपर सिक्रीट नहीं हो रहे, नंबर 1। सेकेंडली क्या होता है कि अगर प्रॉब्लम जो है वो टेस्टिस में हो रही होती है तो स्पर्म्स तो बन नहीं रहे, तो नेगेटिव सिग्नल जो है वो भी ऊपर नहीं जा रहा होता कि जी ग्रोथ कंप्लीट है और ये हार्मोन्स जो हैं ये अब रुक जाने चाहिए, जिसके नतीजे में क्या होता है कि FSH और LH लेवल जो है वो इंक्रीज़ बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता रहता है। तो जब किसी भी पर्सन की
एजोस्पर्मिया आता है तो उनके लिए जो है जब सीमन एनालिसिस के बाद उनका हार्मोनल प्रोफाइल उनको कहा जाता है कि आप वो करवाएं। और वो क्यों आपसे कहा जाता है, ताकि जो आपका हार्मोनल लेवल है उससे पता चलाया जा सके कि जी प्रॉब्लम कहाँ है। क्या आपका ब्रेन जो है वो ही प्रॉपरली सक्रीट नहीं कर रहा इन हार्मोन्स को, या ये कि वो बहुत ज़्यादा सक्रीट हो रहे हैं, जिसका मतलब होता है कि प्रॉब्लम जो है वो टेस्टिस में है। अब बात कर लेते हैं टेस्टिस लेवल पे कि किस किस्म की अबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो हो सकती हैं। कि बहुत सारी कॉन्जेनिटल अनोमलीज़ भी हैं और उसके अलावा कुछ क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटीज़ भी ऐसी हैं कि जिसकी वजह से जो टेस्टिस हैं वो या तो बहुत ही अबनॉर्मली छोटे साइज़ के होते हैं, और इसके अलावा जो हैं कुछ प्रॉब्लम्स ख़ास तौर पे वाई क्रोमोसोम्स पे होती हैं, जिन पे जीन्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पर्म फॉर्मेशन के। तो अगर वाई क्रोमोसोम्स जो हैं वो ही किसी मेल में डिफेक्टिव हैं अनफॉर्चुनेटली, तो उससे क्या होगा कि जो टेस्टिस हैं वो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, और उसके नतीजे में जो है वो ऑफ कोर्स सीमन में ज़ीरो या नील स्पर्म ही आएंगे। ये तो मेजर काज होती है कि जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाता। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे जनरल फैक्टर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कभी बचपन में जो है अगर कोई इन्फेक्शन इस किस्म का मम्प्स टाइप हुआ हो तो ये भी फर्दर प्रॉब्लम काज करता है। अगर कोई ट्रॉमा वगैरह हुआ है तो ये जो टेस्टिस का अंदर वाला जो सिस्टम है पूरा, ये अगर डैमेज हो जाए तो भी स्पर्म प्रॉपरली जो है उनकी फॉर्मेशन नहीं हो पाती। इसके अलावा किसी किस्म की कोई सर्जरी इस लेवल पे है, या फिर ये कि ये जो रेडिएशंस कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी ये भी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत ही बैडली अफेक्ट करती हैं। और अब बात करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं या किस तरह की रुकावट है उस एजैकुलेटरी डक्ट में जो कि सीमन में जो है वो स्पर्म्स को आने नहीं दे रही है, जबकि स्पर्म्स जो हैं वो बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं। इस पे भी जो नंबर 1 है वो है बर्थ डिफेक्ट, मतलब ये कि कॉन्जेनिटल काज। कुछ बच्चों में ख़ास तौर पे जो नोन केस होते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। इन बच्चों में जो बाय बर्थ ही जो एजैकुलेटरी डक्ट होती है जिसे डक्टस डेफरेंट कहते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो एब्सेंट होती है। सेकंड नंबर पे है वेजेक्टमी। ये एक फैमिली प्लानिंग प्रोसीजर है जो कि मर्द हजरात करवाते हैं, जिसकी वजह से जो है सीमन में जो स्पर्म्स हैं वो नहीं आते। उसके बाद नंबर 3 पे है वेरिकोसील। ये भी एक ऐसी अबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें टेस्टिस के अंदर जो वेन्स होती हैं वो बहुत ही अबनॉर्मली डायलेट हो जाती हैं, और ये जो टेम्परेचर भी इस जगह का जो है वो बहुत ज़्यादा कर देती हैं। नंबर 4 पे है इन्फेक्शन। इसमें हर तरह का इन्फेक्शन, ख़ास तौर पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, इसके साथ साथ कुछ इस तरह की सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस कि अगर आपका पेल्विक एरिया से रिलेटेड कोई सर्जरी हुई है तो उसके नतीजे में भी कोई कॉम्प्लिकेशन अगर हुई है तो अक्सर सर्जरी के बाद भी ये जो डक्ट में एडहीजन्स वगैरह जो हैं या ब्लॉकेज हो सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि एजोस्पर्मिया को डायग्नोज कैसे किया जा सकता है। तो वेरी सिंपल, इसका जो नंबर 1 है वो है सीमन एनालिसिस। तो जब सीमन एनालिसिस में एक दफ़ा एजोस्पर्मिया आ गया तो फ़ौरन एडवाइस किया जाता है कि 3 दिन के बाद आप जो ये टेस्ट है दोबारा रिपीट करवाएं। अदरवाइज़ अगर सीमन में कुछ दूसरी तरह की अबनॉर्मेलिटीज़ आ रही हैं तो फिर एडवाइस किया जाता है पेशेंट को कि आपने 3 माह के बाद जो है सीमन एनालिसिस दोबारा करवाना है। नंबर 2 इन्वेस्टिगेशन है वो है हार्मोनल प्रोफाइल। 3rd नंबर पे जो इन्वेस्टिगेशन है वो है अल्ट्रासाउंड। वो इस तरह के केसेस में करवाया जाता है अगर पेशेंट को कंप्लेन हो कि उनके टेस्टिस में किसी किस्म की कोई पेन वगैरह है या वहाँ पे स्वेलिंग की हिस्ट्री है, तो अल्ट्रासाउंड जो है वो हेल्पफुल होता है टू डायग्नोज वेरिकोसील। नंबर 4 पे है इन्वेस्टिगेशन टेस्टिकल बायोप्सी, लेकिन ये सब पेशेंट के लिए नहीं की जाती। ये जो फर्दर डॉक्टर जो है एंड्रोलॉजिस्ट वगैरह जो हैं या यूरोलॉजिस्ट वो डिसाइड करते हैं कि आपको इसकी ज़रूरत है या नहीं।
जब इन तमाम इन्वेस्टिगेशन से हमें काज ऑफ एजोस्पर्मिया मिल जाती है तो फिर ट्रीटमेंट जो है वो उसके लिहाज से डॉक्टर स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ब्रेन लेवल पे FSH और LH हार्मोन जो हैं वो प्रॉपरली सिक्रीट नहीं हो पा रहे तो फिर उनकी ट्रीटमेंट की जाती है बाय हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। अगर इन्फेक्शन इज़ द रीज़न तो उन्हें बहुत ही अच्छी जो एंटीबायोटिक्स हैं उनके साथ ट्रीट किया जाता है। इन सब के अलावा आजकल कुछ इस तरह की फाइन टेक्निक्स भी आ चुकी हैं जिसके ज़रिए से जो है ये जो स्पर्म होते हैं ये टेस्टिस से जो हैं वो उनकी एक्सट्रैक्शन कर ली जाती है। और इन टेक्निक्स के जो नाम हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, जिसे हम कहते हैं टीज़ा, पिज़्ज़ा एंड माइक्रोटीज़ी। ये जनाब पिज़्ज़ा कुछ खाने वाने वाली चीज़ें नहीं हैं, ये एब्रीवेशन है ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स। माइक्रोटीज़ी जो है ये एक बहुत ही फाइन मॉडिफाइड टेक्निक है ऑफ टीज़ा पिज़्ज़ा, और ये ख़ास तौर पे उन पेशेंट के लिए यूज़ की जाती है जिनमें नंबर ऑफ़ स्पर्म्स इन द टेस्टिस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। इन सब टेक्निक्स के बाद एक और लेटेस्ट जो टेक्निक्स आजकल देखने में आ रही है उसे कहते हैं स्टेम सेल्स टेक्निक। एटलीस्ट 50% केसेस ऑफ एजोस्पर्मिया जिनमें कोई और टेक्निक्स जो हैं वो काम नहीं कर सकी, आजकल इस टेक्निक से ऐसे कपल्स भी जो हैं वो अपना पेरेंटहुड जो है वो ले रहे हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एजोस्पर्मिया। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी और आप ज़रूर इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।